MS वर्ड एक तरह से मेलिंग का काम करने लग जाता है, तो वो भी काफ़ी पावरफुल बन जाता है। फिलहाल अकेला MS वर्ड तो इतना खास नहीं, इतना इम्पोर्टेंट मतलब अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो MS वर्ड ऑनलाइन में अकेला काम नहीं करता, उसके लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जैसे आउटलुक की बात की मैंने, एंड ये जो आपका डेटाबेस के लिए MS एक्सेस होता है, तो वो जब मिल जाता है MS वर्ड के साथ में तो MS वर्ड काफ़ी पावरफुल बन जाता है। सो यहाँ पे मैं आज अभी बताने वाला हूँ व्यू टैब में जो ये ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं व्यू टैब, व्यू ग्रुप के अंदर, जो व्यूज़ ग्रुप के अंदर आपको ये सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें हम लोग ड्राफ्ट वाला ऑप्शंस नहीं सीखा था। हम लोग ड्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ड्राफ्ट जो ऑप्शंस होता है ना, वो एक सिंपल फॉर्मेट होता है जो आप जब डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कंटेंट ऐड कर देते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, तो उनको एक पेज लेआउट ऐसा बना देता है जो आपको रिकॉर्ड एक अलग साइड में कर देगा, एंड जो एक स्पेसेस ला के दे देगा, ताकि उस चीज़ को आप आसानी से समझा पाओ, उसमें कुछ डेकोरेट करके बता पाओ। मैं इसको करने के लिए, मैं मतलब इसका यूज़ करने के लिए हम लोग सिंपल बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एंड ऐड करने के बाद हम ड्राफ्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और इतना स्पेसेस आपको दे रहा है ताकि आप इस सभी सेंटेंस को यहाँ पे आप ड्राइंग फॉर्मेट देकर आप समझा पाओ, बता पाओ, समथिंग इस तरह से जो काम होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ड्राफ्ट में ये फॉर्मेट है, और इसमें अगर मान लो मैं ऑनलाइन अभी हूँ और मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अपनी जो लिंक, ये जो हमारा जूम का जो एनोटेशन है उनका हेल्प लेकर मैं यहाँ पे कुछ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, लिखा हुआ सेंटेंस है। अब इसके बारे में कुछ बताना है तो हम यहाँ पे समझा सकते हैं, ये ब्लैंक पेजेस है। तो ये लेआउट आपको ऐसा मिल जाता है ड्राफ्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम होता है यही है कि ताकि आप अपने कंटेंट को एक लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दो, बाकी जो एरिया बचता है उस पूरे जो डेस्कटॉप जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको दिखाएगा, ताकि आप उनमें कुछ नया काम करके उस चीज़ को आसानी से समझा पाओ, बता पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम लोग MS वर्ड में जो पेज का फॉर्मेट देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमारा होता है पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट। बाय द वे, प्रिंट लेआउट वाला जो ये लेआउट है, इसमें आपको सारे काम करके एज अ प्रिंट फॉर्मेट में देखने के लिए आपको मिल जाता है। इनमें आप जो भी काम करेंगे वो प्रिंट फॉर्मेट होगा, जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये लुक आपको यहाँ से प्रिंट लेआउट में देखने को मिलता है, और ये सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्टिवेट रहता है। और जैसे आप जो काम कर रहे हैं वैसे आप यहाँ पे मोड को अनेबल कर सकते हैं। एक्चुअली ये व्यू मोड ही है जो अलग अलग आपको मिल जाता है, जैसा काम करते हैं वैसा मोड को अनेबल कर लेते हैं, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है जब उस मोड में अनेबल होगा तो कैसा दिखेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं इन ऑप्शन से, ठीक है। तो फाइनली ये व्यू टैब के ड्राफ्ट वाले ऑप्शन आपको समझ में आ गए। एंड देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, रखते हैं कर्सर रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है दिस इज़ यूज़फुल क्विक एडिटिंग, बिकॉज के हेडर फुटर जो आप करते हैं वहाँ पे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड आगे यहाँ पे आपको बता दूँ, इमर्सिव रीडर जो होता है वो एक्चुअली किसी भी सेंटेंस को रीड करने का काम करता है। इमर्सिव रीडर हो जाता है एक्चुअली, अगर मान लो इसका सिलेक्शन लेके आप कुछ रीड करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर खुद रीड करेगा जब इस पर क्लिक करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको क्लिक करने पर कई सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती हैं, और रीड करने के लिए यहाँ पे देखिए रीड अलाउड भी है, और यहाँ पे आपको पेज कलर का भी ऑप्शंस हैं, एंड देन लाइन फोकस वाला ऑप्शन है। ये नया फीचर है जो कि पहले MS वर्ड में आपको नहीं मिलता है। इसमें देखिए इमर्सिव रीडर के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको क्या बताया कि इमर्सिव रीडर सिर्फ रीड करता है। देखिए रीड के साथ साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे दी गई है। यहाँ पे देखिए रीड अलाउड तो आपको बताया था पहले मैंने, और वो ऑप्शंस इसके साथ में है। इसको मैं जब क्लिक करके सिलेक्शन लेके क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपको बता रहा है, रीड कर रहा है। You can paste in the embed code for the video you want to add.
You can also ठीक type a है। keyword to search तो online for the video that best fits your document. फाइनली ये एक रीड अलाउड का फॉर्मेट तो दे ही रहा है और आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दे रहे हैं। जैसे इमर्सिव रीडर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे अलग अलग टूल्स मिल जाती हैं जिनमें रीड अलाउड का भी ऑप्शंस है, और यहाँ पे जो सिंबल है उसके बीच में जो स्पेसेस हैं वो आप कैसे दिखाना चाहते हैं। यहाँ से देखिए सिंबल के बीच में A to Z समथिंग इस तरह का जो फॉर्मेट है, स्पेसिंग जो है यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है कुछ इस तरह से। उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसेस हैं वो यहाँ पे आपको वर्ड पे दिखाई देगा। एंड ये है फोकस लाइन। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर लाइन को मैं फोकस करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं लाइन पे क्लिक करके उसको फोकस करवा सकता हूँ, है ना। और लाइन बाय लाइन ये मूव होगा, आप यहाँ पे जब उसको नीचे करेंगे देखिए ये लाइन बाय लाइन मूव हो रहा है। एंड एक एक लाइन को हम उसको रीड करवा सकते हैं, उनको हम फोकस करके बता सकते हैं। तो बेसिकली ये किसी सेकेंड पर्सन को, है ना, जो अपने जो मतलब हमें जिसको समझाना है, जिसको बताना है, वहाँ पे ये इस तरह से फोकस करवा के हम उन्हें आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है इमर्सिव रीडर। ओके, सो इसमें और ऑप्शंस आप देखेंगे जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए लाइक यहाँ पे पेज कलर है। पेज कलर बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे येलो मिल जाता है एंड ब्लैक मिल जाता है, जो कि इमर्सिव में काफ़ी यूज़ हो रहा होता है। इसमें इस तरह से क्लाइंट्स को जो दिखाते हैं ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब इनकी मदद से आप जैसे भी क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं, जैसे फोकस करवाना चाहते हैं, या फिर जैसे लाइक मैंने यहाँ स्पेसिंग की बात की है, लाइन फोकस की बात की है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको हाईलाइट करवा देता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल ऑप्शंस कह लो जो आपको यहाँ पे MS वर्ड में देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड ये कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए वेरी नैरो है कॉलम का साइज। अभी देखिए कितना है, नैरो साइज आपको मिल रहा है। वाइड में आप कुछ इस तरह के वाइड फॉर्मेट देखते हैं, पूरे जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको लाइन टू लाइन आपको ऐसा दिखाएगा। और मैं इसको नन कर देता हूँ। बाय द वे कुछ इस तरह का लेआउट आपको मिल रहा है, एंड इसमें वेरी नैरो में बहुत ही छोटा दिखेगा एंड ऑल, ये सभी अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। तो आप जैसे इमर्सिव रीडर में काम करोगे तो आपको इनके सारे ऑप्शंस यूज़ करके अपने काम को बेटर बना सकते हो। सिंपल। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सिंपल आपको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके क्लोज इमर्सिव पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। एंड आगे इसमें आपको मिल जाता है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट में जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, जितने भी पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है इनमें वर्टिकली है, यानी कि जो हमारा पेज है पूरा का पूरा ये वर्टिकल है, प्रोटेट मोड में है। और अगर आप इनको देखें तो अभी एक ही पेज आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पेज आता है ना। जब आप डॉक्यूमेंट को अनेबल करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें जितने भी पेजेस होती हैं वन बाय वन करके अप डाउन दिखता है आपको, है कि नहीं। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हैं यहाँ से मूवमेंट को चेंज कर दे, राइट, यहाँ पे चाहते हैं कि एक पेज यहाँ है तो एक पेज यहाँ पर आना चाहिए, दो मल्टीपल पेजेस एक साथ दिखानी है, तो यहाँ पे आप पेज मूवमेंट में जाके ना ये ऑप्शन इनेबल करेंगे जिसका नाम है साइड टू साइड। तो आप देखेंगे दोनों पेज एक साथ दिखा देगा, और जितना बड़ा स्क्रीन रहेगा उस हिसाब से आपको फ़ॉन्ट का साइज़ एंड पेज का साइज़ आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो ये बहुत बड़े प्रोजेक्टर पे आपको दिखाने को होता तो वहाँ पे आपको ये सभी के सभी लाइंस रीडेबल फॉर्मेट में आपको दिखता। इनफैक्ट अभी भी रीडेबल फॉर्मेट में है बट बहुत स्क्रीन साइज छोटा है, जिसके कारण ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है रीड करने में। बट अगर काफ़ी बड़ा स्क्रीन होता तो ये रीडेबल फॉर्मेट में काफ़ी अच्छे से पता चलता। तो सो फाइनली ये ऑप्शंस आपको यहाँ मिलती है। एंड वर्टिकली तो आपको पता ही है कि जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है जैसे जब आप डॉक्यूमेंट नया बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये है पेज मूवमेंट वाले ग्रुप के दो टूल्स। एंड आगे यहाँ पे शो वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप देखते हैं रूलर। एक्चुअली जब आप डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के सेंटेंस ऐड करते हैं तो उसमें ना आपको मेजरमेंट के लिए आपको रूलर का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे सपोज दैट कि इस पूरे पैराग्राफ को आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है या यहाँ से स्टार्ट करनी है, एंड एक फ़िक्स पोजीशन पे स्टार्ट करनी है। लाइक कहते हैं कि हमारा पेज का जो वर्किंग एरिया है इतना है, तो इसमें हमें 0 पॉइंट पे तो हमारा V से स्टार्ट हुआ है, राइट, यहाँ पे एंड हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है वो 0.5
इंच से स्टार्ट होना चाहिए वर्किंग एरिया में। तो ये मेजरमेंट आपको रूलर में देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक स्पेसिफिक रूलर फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो आपका इंचेस होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट यूनिट इंच होती है, बट अगर आप चाहें रूलर का जो मेजरमेंट यूनिट है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे, बट अभी फ़िलहाल रूलर्स के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि अगर मैं ये सारे पैराग्राफ को स्टार्ट करने वाला हूँ लाइक 1 पॉइंट्स, राइट, यहाँ से स्टार्ट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे कर्सर क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कुछ लाइन ऐसा हाईलाइट होता है। तो इस लाइन से, ये लाइन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे इस तरह से ना ये लाइन आ जाती है ना, इस तरह से कोन टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका सिलेक्शन लेके मैं यहाँ होम टैब में जाके इंक्रीज इंडेंट करता हूँ। लाइक यहाँ से इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करने पर ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंटर था यहाँ से ये यहाँ तक मूव हो गया है। तो ये 1 से स्टार्ट हो गया, और यहाँ से फिर मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहूँ तो Ctrl+M बटन को हेल्प लेकर इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये 0.5 पॉइंटर है जो मूव हो रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग्स ये की गई है, बट इसको आप चेंज कर सकते हो जो कि हमने होम टैब में बताया था। और एक है डिक्रीज इंडेंट के लिए Ctrl+Shift+M, तो ये डिक्रीज़ होगा, तो ये शॉर्टकट होती है। एंड अगर आप इसे और भी अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे 2 पॉइंटर आपको मिल जाती है, एक यहाँ पे एक नीचे में। तो यहाँ ऊपर वाला जो होता है ना वो आपको फर्स्ट लाइन के लिए दी जाती है। जितनी भी पैराग्राफ होती है ना उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को मूव करके दिखाता है। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ नीचे वाला जो होता है ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मूव करता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको आगे तक मार्जिन के इनसाइड ले जा सकते हैं, पूरा का पूरा पेज कवर करवा सकते हैं। तो ये सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है। मैं कई बार इसका यूज़ करता हूँ, कई बार ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ता है जहाँ पे हमारा जो ये इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट है उनका काम ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट इससे यूज़ करके हम पीछे बैक ले जा ही नहीं सकते, तो मजबूरन हमें इसी पॉइंटर का हेल्प लेके हमें आगे इन फ्यूचर मतलब ये सभी ये पॉइंटर का यूज़ करके सेंटेंस को आगे मूव करके हमें ले जाना होता है। इस तरह से देखिए नीचे, अगर नीचे वाला लाइन पॉइंटर की बात करें तो बाकी सभी लाइंस के लिए काम करता है, और अगर फर्स्ट पॉइंटर की बात करें तो ये आगे मूव करता है। तो अगर दोनों को एक साथ ले चलेंगे तो आप देखेंगे बीच में, इनफैक्ट यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करके हम आगे इस तरह से मूव करते हैं तो ये हमारा आगे मूव हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी सर, पेमेंट हमने तो कर दी थी शायद, मैं देखा नहीं, मैं उसी दिन आपने फ़ोन किया था शायद 200 समथिंग कुछ करना था पेमेंट। एक बार आप चेक करके बताएंगे वो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बाद में मैं बिजी हो गया, फिर देख नहीं पा। अच्छा जी, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? मैं एक्चुअली ना सेंड की थी पर पता नहीं क्या हो सकता है, फेल हो गया हो। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, अभी कर देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रूलर्स का क्या काम होता है। एंड आगे आप देखेंगे ग्रेडियंट ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। ग्रेडियंट यूज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं आई थिंक टेबल के अंदर, राइट। वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर पेज पे अगर आप ग्रेडियंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो आपको ना ग्राफ फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, पेज में ग्राफ फॉर्मेट। तो जैसे लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया बोले तो जो मार्जिन को छोड़कर, मार्जिन को स्किप करके अगर बाकी का एरिया देखें तो वो हमारा वर्किंग एरिया होता है। उसमें आपको ये ग्रेडियंट के जो लाइन्स हैं वो आपको दिखते हैं। और बाय द वे ये लाइन्स ग्रेडियंट लाइन इसलिए होता है, बट इसको इसलिए होता है बिकॉज मतलब ग्रेडियंट लाइन इसलिए होता है क्योंकि ये आप जब प्रिंट करेंगे, है ना, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट में शो नहीं करता। देखिए प्रिंट में आपको वो ग्रेडियंट लाइन शो नहीं कराता है, इसीलिए इसका नाम ग्रेडियंट। एक्चुअली हम लोग टेबल में भी देखा हुआ था, ये सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट पे दिखाता है कि आप जब भी कोई ग्राफ फॉर्मेट बना रहे होते हो, कोई डिज़ाइन बना रहे होते हो ना, जैसे लाइक आप कोई शेप बना रहे हो उसमें कर्व का यूज़ कर रहे हो समथिंग इस तरह से,
है ना। तो वो चीज़ें जब आप बना रहे होते हो तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं, प्रॉपरली उसको अरेंज करते हैं। तो वहाँ पे ये ग्राफ काफ़ी काम आता है। लाइक यहाँ पे हमने कुछ बना दिया इस तरह से, ठीक है, और इसमें मुझे इस तरह से इसके यहाँ से सेंटर से मुझे बनानी है इस तरह से, लाइक इसमें कुछ समझ रहे हो। ये जो हम लोग ग्राफिक्स का काम कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, कुछ डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उस केसेस में ना ये ग्राफ फॉर्मेट हेल्प करता है हमारा। प्रॉपरली एक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है उसके लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको व्यू टैब के अंदर जाके आप चूज़ करते हैं ग्रिड लाइंस ऑप्शन, ठीक है। एंड आगे यहाँ पे आपको मिल जाता है नेविगेशन। मैं यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। नेविगेशन में आपको ये देखने को मिलता है कि आप जितने भी वर्ड्स इसमें देख रहे हो, मान लो आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ वर्ड फाइंड करनी है। मैंने आप लोगों को नेविगेशन बताया हुआ है पहले से भी, जब आप होम टैब सीख रहे थे तो यहाँ पे हमने बताया था फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन, राइट। तो हमने यहाँ पे बताया था फाइंड वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपको नेविगेशन ऑन करके देता है, और ये एडवांस फाइंड आपको फाइंड वाले एक नया पॉपअप विंडो ओपन करके देता है। दोनों में फ़र्क था। तो मैं आपको यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करूँ या फिर होम यहाँ से व्यू टैब के अंदर नेविगेशन पैन पे क्लिक करूँ, तो नेविगेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो पर भी वही काम करेगा। इनफैक्ट इस पे मतलब ये ऑप्शन वही है जो फाइंड वाला ऑप्शन आप देखते थे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, एक नया एक पैनल ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर ना कुछ भी वर्ड लिखेंगे तो ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक किया तो देखिए नेविगेशन पेन ओपन हो गया, और इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लाइक मैंने लिखा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो जो हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल कनेक्ट रहता है आपके फाइंड वाले ऑप्शन से। ये जो फाइंड ऑप्शन आपने देखा है ना, इसी तरह से ये काम करता है। और वैसे आप यहाँ पे पेजेस टू पेजेस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रिजल्ट आपको अलग अलग टैब में देखने को मिलती हैं। एक तो यहाँ पे हेडिंग है, पेज है, रिजल्ट है। रिजल्ट में आपको लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो यही है नेविगेशन ऑप्शन, जिसकी मदद से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को पूरे डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करवा सकते हैं। एंड आगे हम यहाँ पे आगे ग्रुप की बात करें तो ये जूम वाला ग्रुप है। जूम का जो मतलब होता है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होती हैं उनको जूम करने का होता है। आप अपने पेज को जूम करने के लिए यहाँ से इनकी मदद ले सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं 100% पे क्लिक करूँ तो अब आपका जो पेज होगा वो 100% हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये 100% जो दिख रहा है ना। नीचे में आप पैनल में देखेंगे जो स्टेटस बार है वहाँ पे, और जूम इन करके यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। ये तो आपको फैसिलिटी मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जूम का जो एक ऑप्शन है, इसकी मदद से आप स्पेसिफिक जो जूम परसेंटेज है वो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 100% की बात करें तो 100 पे क्लिक करके 100% तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम चाहें तो 200% वाला जो जूम है वो आप यहाँ पे अपने पेज में दिखा सकते हैं। देखिए पेज जो हमारा है वो 200 जूम हो चुका है, 200% जूम हो गया। तो जितना भी परसेंट आप जूम करना चाहते हैं उतना परसेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इनफैक्ट आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मेरे को 85% जूम करना है तो मैंने 85 लिखा है ना, ओके बटन पे क्लिक किया तो 85% हमारा ये पेज जूम हो गया। पूरे डॉक्यूमेंट में हर पेज आपको इतना जूम देखने को मिलता है। ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए काम करता है, तो इसी को बोलते हैं जूम ऑप्शन, ओके। एंड इसमें ये अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, इसका काम अलग अलग होता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पेज विड्थ है, यहाँ टेक्स्ट विड्थ है, होल पेज है, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वही आपको जूम करके देता है। जैसे लाइक टेक्स्ट विड्थ की बात करें तो वो टेक्स्ट को ये जूम करके देगा आपको, लाइक इस तरह से, ठीक है। उसके साथ में टेक्स्ट जूम होता है तो पेज भी तो जूम होगा ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट टेक्स्ट आपको जूम करके देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका मॉनिटर जितना साइज़ का रहेगा ना, उस हिसाब से आपको टेक्स्ट का साइज़ के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। ये समझो कि ये टेक्स्ट साइज कैसे दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉनिटर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मॉनिटर हमारा इतना एरिया है, राइट। तो अगर ये और भी ज़्यादा बड़ा होता ना मॉनिटर, तो ये हमारा जो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वर्ड, वीडियो, ये लाइन आप देखेंगे इन तक एंड हुआ, राइट। तो अगर हमारा मॉनिटर काफ़ी बड़ा होता तो ये लाइन भी आपको फर्स्ट लाइन में ही देखने को मिलता है ना। तो ये अकॉर्डिंग योर मॉनिटर जो आपको यहाँ पे
टेक्स्ट विड्थ दिखाता है, ठीक है। एंड होल पेज को दिखाना है एक साथ तो 1 पेज में दिखाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्लीट पेज दिखाएगा। अभी फ़िलहाल अगर 100% कर दूं तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट पेज तो दिखता नहीं है, आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, तब आप इस पेज के नया और मतलब अगेन रिकॉर्ड देख सकते हैं जो हमारा बचा हुआ रिकॉर्ड है। बट अगर आप यहाँ पे कंप्लीट 1 पेज की बात करें तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ से 1 पेज पे क्लिक करके कंप्लीट 1 पेज का कंप्लीट डेटा देख सकते हैं, है ना, कंप्लीट 1 पेज का सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं। एंड ये है मल्टीपल पेज जो आपको यहाँ पे मैंने बताया जो साइड टू साइड है। और यहाँ मल्टीपल पेजेस में और साइड टू साइड में बहुत फ़र्क है। मल्टीपल पेजेस में मोर दैन 1 पेजेस, चाहे 2 हो चाहे 3 4 5 कितना भी पेज आ सकता है अकॉर्डिंग योर मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम टू डॉक्यूमेंट, है ना, सो यू सी मल्टीपल पेजेस इन द विंडोज़, राइट। अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपके मॉनिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि मल्टीपल पेजेस 2 दिखेगा या फिर 3 दिखेगा या फिर एन ऑल तो मोर देन 3। तो यहाँ से आप चूज़ करते हैं मल्टीपल पेजेस, तो आप देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल 2 पेजेस हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में हैं, तो इसीलिए ये साइड टू साइड दिखा रहा है। बट अगर मैं और भी पेज इंसर्ट कर लूँ तो देखिए यहाँ से मैं नया पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, ये देखिए 3 पेज यहाँ आ चुका है। अब हमारे पूरे मॉनिटर में स्पेस कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 3 पेज में कंप्लीट हो चुका है। तो जो 4th पेज होगा, मैं यहाँ एंटर करते हुए नीचे आता हूँ तो 4th पेज नीचे आ रहा है बिकॉज की जगह नहीं है, मॉनिटर काफ़ी बड़ा होता तो ये चौथा जो 4th नंबर का पेज है वो यहाँ पे राइट साइड में दिख जाता, ये भी यहाँ पे सेट हो जाता। तो ये भी फ़िलहाल मल्टीपल पेजेस का यही काम होता है कि आप जितने भी पेजेस हैं उसको अकॉर्डिंग योर मॉनिटर शो करा दो, ठीक है। एक साथ आप उसे ओवरव्यू कर सकते हो कि क्या क्या काम हुआ है, कहाँ पर क्या मिस्टेक है, मतलब जो डिज़ाइन कर रखा है। मैं इनका यूज़ करता हूँ कई बार जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, तो उनमें कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं बार बार स्क्रॉल डाउन करके अप डाउन करेंगे, तो उससे बेटर है कि एक साथ आप यहाँ से देख लो मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करके कि क्या कहाँ पर लिखा हुआ है ना। इतना तो हम लोग देख ही सकते हैं अपने कंप्यूटर में, है ना, जूम करके, मतलब आप ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे छोटे स्क्रीन में बात करें तो ये प्रॉब्लम होती है। सो मल्टीपल पेजेस इस तरह से काम करता है। एंड यहाँ पे मैं सिंगल 1 पेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 पेज में ये दिखता है, मैं 100% पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा नॉर्मल पेज होना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखता है। अब बात आती है पेज का विड्थ। अब पेज का विड्थ का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग योर मॉनिटर, जैसे कि आपने अभी देखा जो जूम के ऑप्शन में ये टेक्स्ट विड्थ था ना, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि है पेज विड्थ। इसका भी काम वही होता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट के हर पेज को अकॉर्डिंग योर मॉनिटर आप उसे जूम कर सकते हो। जैसे कि पेज विड्थ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा जो पेज है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो रहा है, पेज कोई कट नहीं रहा, यानी कि पेज यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है ना। और साथ ही साथ हमारा टेक्स्ट भी जूम हो गया, जितना हो सकता है मैक्सिमम उन्होंने पेज को जूम कर दिया और वहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है, ताकि आप ये मैक्सिमम जूम पेज पे काम करके आसानी से आप डिटेल में आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए डेटा को सेट कर सको, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट समथिंग, है ना। तो ये है आपके पास नॉर्मल पेज विड्थ जो आपको मैक्सिमम विड्थ आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में सभी पेजेस को दिखा देता है, ठीक है। तो यही आपको जूम के सारे ऑप्शंस देखने को मिलती है जिनकी मदद से आप आसानी से डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड को। एंड आगे हम यहाँ पे बात करते हैं विंडोज़ के ग्रुप के अंदर ये अलग अलग टूल्स की। तो देखिए यहाँ पे इन सभी टूल्स के अंदर ना अलग अलग ऑप्शंस जो दी गई हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ से न्यू विंडो की बात करूँ तो वो इससे कनेक्ट है ना। अगर मैं यहाँ से न्यू विंडोज़ की बात करूँ ये इससे कनेक्ट है और साथ ही साथ ये ऑप्शन से भी इससे कनेक्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी फ़िलहाल मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखूँगा कि हमारे पूरे इस डॉक्यूमेंट का कॉपी हो जाएगा और नीचे में हमें नया एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना हुआ मिल जाएगा। मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 आएगा। अभी डॉक्यूमेंट नंबर 1 था तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 1.2 है ना, 1:2। एंड फिर अगेन मैं व्यू पे जाके क्लिक करता न्यू डॉक्यूमेंट
तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1:3। तो अगर मैं यहाँ अपने इस टास्क बार के अंदर आके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए, ये आपको दिखता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो ये तीनों के तीनों एक ही काम किया हुआ है और नाम अलग अलग है, और इसी को बोलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। एक ही जैसा डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं, एक ही काम का 3 अलग अलग कॉपी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपरली जो वर्क होगा, देखिए, अगर मैं एक डॉक्यूमेंट में फर्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर सेकंड थर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करूँगा, तो सभी के सभी फाइल के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने इनका सिलेक्शन लिया। म्यूट हो जाओ, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो उसमें, हाँ। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया और होम टैब के अंदर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ कोई भी कलर। तो ये जो रेड कलर लिया मैंने, यहाँ से बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने स्टाइल दी है वो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे 1:1 है, जो पहला हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, एंड देन सेकेंड डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे इसमें भी यही स्टाइल, एंड थर्ड डॉक्यूमेंट में देखेंगे उसमें भी वही स्टाइल। तो मतलब जब आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, है ना, तो ऐसे केस में तो आपका जो यहाँ पे बना हुआ काम है, जो भी आप करते हैं एक डॉक्यूमेंट पे, तो उससे बना हुआ कॉपी सभी डॉक्यूमेंट के अंदर ये काम होने लग जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यू विंडो। ओके, एंड आगे हम बात करते हैं यहाँ से अरेंज ऑल। तो जितने भी हमने नया डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, यानी कि न्यू विंडोज़ बनाई हुई है, इन सभी विंडोज़ को यहाँ अरेंज कर देगा। अरेंज पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है, 1 है, ये 1.2 है, 1:2 है, तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट अरेंज हो गया। एंड इसी चीज़ को आप साइड बाय साइड दिखाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ व्यू साइड टू साइड बाय साइड ऑप्शन है, तो इसको आप जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल 1:3 है, और 1:3 को 1:1 के साथ दिखाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ 1:1 पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 1:3 और 1:1 ये अलग अलग जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक साथ, साइड टू साइड। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, तो देखिए दोनों एक साथ मूव हो रहा होता है कि नहीं। अब ये दोनों एक साथ मूव हो रहा है, बट अगर आप चाहते हैं मूव ना हो, तो उसके भी ऑप्शंस यहाँ दी गई है विंडोज़ के अंदर। ये देखिए, ये ऑप्शन है ना, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो फिर एक साथ ये मूव नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ से फिर से यहाँ ऑन कर दूँ सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को, तो ये देखेंगे एक साथ मूव होगा। तो ये हो गए आपके विंडोज़ के ये दो ऑप्शंस, है ना, व्यू साइड बाय साइड, एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, ये ऑप्शन है। एंड आगे यहाँ पे है रीसेट विंडोज़ पोजीशन। तो रीसेट विंडो पोजीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने ऐसा दिखाया, काम कर लिया, एंड फिर बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट है जूम करके फुल स्क्रीन में ऐसे दिखा दिया, यानी कि आपने सिर्फ 1:1 वाले डॉक्यूमेंट को कंप्लीट दिखाया। ठीक है, बाकी सारे जो विंडोज़ हैं जिसके साथ इसको कंपेयर किया था, दिखाया था साइड बाय साइड, वो आपने हटा दिया। तो ऐसे में जब आप यहाँ दोबारा से रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो साइड बाय साइड जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ आपने दिखाया था, किसके साथ दिखाया था, 1:3 के साथ, है ना। तो रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करने पर आपको अगेन जैसा यहाँ पे दिखाया था वैसा फिर से हो जाएगा, यानी रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो 1:3, 1:1, तो मतलब साइड बाय साइड आ गया ना। तो इसी को बोलते हैं रीसेट करना। जिस भी विंडो के साथ आपने साइड बाय साइड दिखाया था वैसा वो रीसेट कर देगा। सो फाइनली हमने यहाँ पे न्यू विंडो, अरेंज ऑल और ये तीनों ऑप्शन सीख लिया है। एंड आगे यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट का ऑप्शन है। तो स्प्लिट तो आपको पता ही है कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज के ऊपर मतलब किसी भी पेज को आप स्प्लिट करते हैं तो उनमें काम किया हुआ रिकॉर्ड बट जाता है 2 पार्ट्स में। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ कर्सर रखा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको दिख जाए। तो मैंने इतने एरिया को मैंने क्या करा, स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे कर्सर रखता हूँ मैं और स्प्लिट पे क्लिक कर दिया, तो फाइनली आप देखेंगे तो इतना एरिया अलग हो गया, इतना एरिया अलग हो गया। बट एक्चुअली क्या है ना कि विंडोज़ स्प्लिट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं, और इसको अप डाउन करके आप देखेंगे हर जगह पे काम कर सकते हैं, पर यहाँ पे भी आपको करने को मिल जाता है। जैसे कि मोबाइल में होता है, मोबाइल में नहीं होता कि अलग अलग आप जो काम करते हैं तो वहाँ पे 2 विंडोज़ में स्प्लिट कर देते हैं,
किसी में आप कॉन्टैक्ट है, किसी में आप किसी अलग अलग सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो समथिंग ये चीज़ें यहाँ पे आपको स्प्लिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब मान लो यहाँ पे मैं कुछ शेप बनाता हूँ, तो शेप यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखता है जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करके अप डाउन करते हैं तो मतलब एक ही पेज पे दो अलग अलग एरिया में एक ही साथ काम करना। अब मान लो टॉप में मैंने यहाँ इसका ये बनाया, रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं यहाँ पे इस पेज के बॉटम में मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, जैसे कि सर्कल बनाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने सर्कल पे क्लिक किया एंड यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया इस वाले डॉक्यूमेंट पे, और ये देखिए एक सेकंड मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। इस पे तो हमने काम किया रेक्टेंगल का, और ये पेज वही है बाय द वे, इस पेज के टॉप में मैंने रेक्टेंगल बनाया, ओके। एंड इसी पेज के बॉटम में हम अलग काम करना चाहते हैं, तो मैंने इस पेज पे यानी कि इस वाले स्क्रीन पे क्लिक किया एंड फिर से हम गए इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ से मैंने सर्कल पे क्लिक करके मैंने शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन को प्रेस करके सर्कल बना दिया। ये देखिए, तो मैं एक ही साथ दोनों को देख पा रहा हूँ, है ना, दोनों को एक साथ देख पा रहा हूँ। और इसमें हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ डिज़ाइन कर दिया, कुछ पिक्चर लगा दिया, ग्रेडिएंट दे दिया, है ना, ये चीज़ें, और यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इससे क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये हुआ ना आपका कि आप एक ही पेज पे दो काम कर रहे हैं, एक ही पेज पे दो काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है कि नहीं? दो अलग अलग पोजीशन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से व्यू टैब के अंदर यहाँ रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, तो रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करने पर ये देखिए ये टॉप में अभी भी है और ये बॉटम में आपका सर्कल बना हुआ आया होगा, देखिए। तो मतलब ये दोनों को एक जगह से एक ही काम कर रहे थे, है कि नहीं? तो अगर आप ऐसे करेंगे मैनुअल, तो आपको कभी यहाँ जाना पड़ेगा तो कभी यहाँ जाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग का काम हो जाएगा। तो यहाँ से स्प्लिट करके आप उनको जैसा आप बनाना चाहते हैं तो वो एक साथ ऐसे अप डाउन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होती है यहाँ से, ओके। तो फाइनली हमने विंडोज़ के ये सभी ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए। बात रही यहाँ से स्विच विंडो की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने न्यू विंडो पे हमने काम करना सीखा, यानी कि न्यू विंडो पे क्लिक किया हमने, तो क्या हुआ था कि हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ऐसे सेम नाम का सेम काम का अलग अलग नाम से यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते जा रहे थे, है ना, डुप्लीकेट बनते जा रहे थे। तो अब इनको जितना हमने बनाया हुआ है, न्यू विंडोज़ हमने बनाई हुई है यहीं से, और वो अभी ऑन है, एक्टिवेट है, तो वो आपको यहाँ पे एक साथ दिखाएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे है 1:1, 1:2, 1:3। तो ये सभी अलग अलग विंडो जो हमने यहाँ से इनेबल की थी वो यहाँ पे दिख रहा है, और इसी का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा जब आप स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग है ना, अभी जिस भी विंडो पे काम कर रहे हैं वो विंडोज़ यहाँ एक्टिवेट है। आप देखिए यहाँ पे टिक का सिंबल है एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे 1:3। तो यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो थर्ड वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इनेबल हो जाएगा। तो ये है, हालांकि काम सब में कॉमन है, बट उसी चीज़ को आप जैसे यूज़ करना चाहते हो उसकी मदद से, इस वाले ऑप्शन की मदद से आप उन्हें इनेबल कर सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये एक्टिवेट है, एटलीस्ट कोई एक डॉक्यूमेंट तो दिखेगा, ठीक है। अगर आप 1 दिखाना चाहते तो 1 पे क्लिक करिए, थर्ड दिखाना चाहते तो थर्ड पे क्लिक करिए। अगर फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो वो उसके बैक में आ जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड में आ जाएगा, इसके बैकग्राउंड में वो है, ओके। तो फाइनली ये हमारे विंडोज़ के ये टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आगे हम बात करते हैं यहाँ से माइक्रो टूल की यूज़ करना। अब माइक्रो टूल का जो यूज़ होता है ना, जनरली रिकॉर्डिंग के लिए होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो MS वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट ही क्यों ना हो। हर किसी एप्लीकेशन के अंदर माइक्रो का काम जो होता है वो रिकॉर्डिंग होता है, और इसका यूज अलग अलग मोड में करते हैं। कई लोग इसको VBA का यूज़ करके, यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हर अलग अलग अपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर के बंडल हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर VBA नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है उन्होंने उनके साथ कंबाइन करके अटैच करके पब्लिश किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, चाहे आपका MS ऑफिस हो, MS ऑफिस में MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, तो इन सभी के अंदर आपको ये माइक्रो देखने को मिल जाएगा। मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, माइक्रो आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको
देखने को मिलता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हर सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्रोज हैं और उनका यूज सिंपल रिकॉर्ड करना होता है, और रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस सबका अलग अलग हो सकता है, होता भी है। जैसे कई लोग कई अलग अलग सॉफ्टवेयर में ओनली VBA से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कई सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट बटन से कर सकते हैं। आप चाहें तो VBA का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ से माइक्रो का यूज़ हम लोग MS वर्ड में करेंगे और इसमें आपको दो मोड दी गई है। जनरल जो आपको बटन, एक शॉर्टकट की। आप चाहें तो वहाँ पे विजुअल बेसिक का भी यूज़ करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको विजुअल बेसिक का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। उनका कोर्स अलग होता है, हम लोग उनके बारे में सीखेंगे जब एक्सेल में आएंगे ना, एडवांस एक्सेल जब सीखेंगे तो वहाँ पे विजुअल बेसिक नाम का जो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैक्रो का काम करता है, वो वहाँ पे सीखेंगे। तब आपको हर तरह के VBA का कोड समझ में आ जाएगा और उसकी मदद से रिकॉर्डिंग को और भी पावरफुल बना पाओगे। अभी फ़िलहाल जो ऑप्शंस यहाँ मैक्रो में दी गई है, हम इनके बारे में समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट में हर एक डेटा को डिलीट कर देता हूँ। मैंने कर दिया, कंट्रोल A करके डिलीट कर दिया था। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ मैक्रो में सबसे पहला ऑप्शन है व्यू मैक्रोज। जब मैं यहाँ पे व्यू मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसमें हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे क्रिएट के बटन मिलते हैं, ऑर्गेनाइजर है। तो यहाँ पे मैं कोई मैक्रो बनाया नहीं हूँ, तो इसीलिए हमें ये ऑप्शंस डिसेबल नज़र आ रहा है। देख रहे हैं ना, रन और ये जो सेट इन्फो है, ये अलग अलग ऑप्शन है, ये डिसेबल है। डिसेबल इसलिए है बिकॉज कि मैक्रो अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो बनाने के लिए हमारे पास ये व्यू मैक्रो के अंदर क्रिएट का ऑप्शन तो है ही, साथ ही साथ मैं यहाँ से रिकॉर्ड वाले मैक्रो को यूज़ करके मैक्रो बना सकता हूँ। तो मैं इसी का यूज़ करके मैं मैक्रो स्टोर करने वाला हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा कि मैक्रो का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, ताकि जब भी मैं उस चीज़ को किसी डॉक्यूमेंट में लाने की बात करूँ तो डायरेक्ट यहाँ इस मैक्रो से ले आऊँ, है ना, इस मैक्रो से ले आ पाऊँ। तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं एड्रेस को रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो यहाँ से मैंने पहले क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे दो अलग अलग मैक्रो बटन दी गई हैं। जो आपको यहाँ से बटन के ऑप्शंस है, एक कीबोर्ड वाला ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करूँगा तो मैक्रो का काम यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने मैक्रो के बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ मैक्रो का नाम दे देता हूँ। मैक्रो का नाम डिसाइड करता हूँ एड्रेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ एड्रेस दे दिया। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने इस बटन वाले जो सिंबल है ना, इसको क्लिक कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारे सामने एक नया पॉपअप विंडो आया और इसमें आप देखेंगे ये जो है ना, चूज़ कमांड फ्रॉम, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे एनेबल हुआ दिखता है। अब इसमें हमें इस बटन को क्लिक करना है, उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम इसको ऐड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा सेम टू सेम यहाँ आ जाता है। आप चाहें तो इसका जो सिंबल है वो बदल सकते हैं। जैसे लाइक सिंबल आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो ये सिंबल आपको यहाँ टॉप क्विक एक्सेस टूल बार में दिखेगा। ये बटन जो है ना, जो आप मैक्रो का बना रहे हैं, ये मैक्रो का बटन यहाँ दिखेगा। तो आप चाहते हैं ऐसा ही दिखे तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं इसका आइकन हमें चेंज करना है तो मॉडिफाई में जाके चेंज कर सकते हैं। बस ये डिज़ाइन है, बट अगर आप चेंज नहीं भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका काम होगा 100%। बट अगर मान लो मैक्रो आप 5-6 मैक्रो बना रहे हैं तो एक ही तरह का आइकन है तो समझ नहीं आएगा ना कौन सा बटन किस काम के लिए है। इसीलिए लोग यहाँ से मॉडिफाई ऑप्शन का हेल्प लेके मैक्रो के बटन का सिंबल जो है ना वो चेंज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी ये है तो मैं चेंज करना चाहता हूँ हाउस, तो मैंने ये हाउस दे दिया एंड ओके कर दिया। तो अब ये जो हाउस है यहाँ दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हम एड्रेस वाले मैक्रो को रन कर रहे हैं। तो जैसा आपको यहाँ मॉडिफाई करना है कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको समझा देनी है कि क्या मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मैक्रो बनाने के लिए आपको चूज़ करनी है मैक्रो बटन पे एंड उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करनी है। उसके बाद आप यहाँ से मैक्रो का नाम रख भी सकते हैं, नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, नाम डिक्लेयर करना या किसी चीज़ को क्लियर फॉर्मेट में लिखना ये हमारे लिए आसान होता है ताकि इन फ्यूचर
जब मैं उसका यूज़ करूं तो हमें पता रहे कि मैंने उसमें क्या काम किया है। इसीलिए हम मैक्रो या किसी भी तरह के काम को करते वक्त हम उसमें नाम डिक्लेयर करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो वो अपने काम के लिए। सो मैं यहाँ पे वो मैक्रो का नाम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने दे दिया माय। मैंने यहाँ पे मैक्रो का नाम दे दिया कंपनी एड्रेस। ओके, मैंने बटन पे क्लिक किया और ओके, ये बोल रहा है कि हमने जो नाम दिया है वो गलत है, स्पेस यूज़ नहीं करना है। कंपनी अंडरस्कोर एड्रेस, ध्यान देना है जब भी मैक्रो का नाम डिक्लेयर करें तो उसके बीच में स्पेस ना दें। स्पेस देते हैं तो वो नाम डिक्लेयर नहीं हो पाता, इसीलिए आप यहाँ से अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं या फिर स्पेस देंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये जो ऑप्शन है इस बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप इस जो मैक्रो के जो यहाँ पे कमांड है इस कमांड को क्लिक करना होता है ना। मैक्रो कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना होता है और ये जो ऑलरेडी बनी हुई है मैक्रो का जो कमांड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके रीसेट ऑल कस्टमाइज पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ये इस पर भी क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ। ये ऑप्शन यहाँ पे मैं इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। देखो रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैक्रो को यहाँ से रिमूव करना है ना तो यहाँ से रिमूव वाला ऑप्शन है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस मैक्रो के कमांड बटन को क्लिक किया एंड उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करने से पहले मॉडिफाई कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया मॉडिफाई पे क्लिक कर लीजिए एंड उसके बाद जो भी आपको यहाँ सिंबल लेना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके कर लीजिए और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब फाइनली हमारा यहाँ से आप देखेंगे मैक्रो का जो बटन है आपको शो कर रहा है यहाँ पे एंड यहाँ आपको कर्सर पे मैक्रो का जो आइकन है ना वो सिंबल आपको दिख रहा है एंड इसमें आप कोई भी काम करिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ABC PVT लिमिटेड कंपनी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया है, ये एड्रेस हमने टाइप कर दिया। अब इसमें हम चाहते हैं कि इसमें कुछ डिज़ाइन करें, कुछ फॉर्मेट अप्लाई करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन ले लेता हूँ इसका। सिलेक्शन लेने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ से मैं कोई डिज़ाइन दे देता हूँ, जैसे कि इसके बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कलर दे दिया एंड अब मैं इसमें कोई भी और मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो सिलेक्शन करके मैं यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ, जैसे आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो मैंने इतना काम कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ मैं स्टोर कर दूँ। ठीक है, स्टोर कहाँ कर दूँ? मैक्रो के अंदर। अभी मैं जो भी काम करूँगा वो रिकॉर्ड होता रहेगा और अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में काम करते रहेंगे तो वो सारा काम रिकॉर्ड होता रहेगा मैक्रो के अंदर। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आपको ये दिखाने के लिए कि काम कैसे करता है मैक्रो, मैं यहाँ पे इतना ही रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टॉप करूँगा। ठीक है, जब काम हो जाए तो मैक्रो को बंद करना ज़रूरी है। तो आपको व्यू टैब में अगेन जाना है और यहाँ से मैक्रोज़ पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप पे क्लिक करने पर अब आपको यहाँ इस बटन का हेल्प लेके कहीं पर भी इस मैक्रो में लिखे हुए कोड को रन कर सकते हो। इनफैक्ट जो हमारा एड्रेस है ना इसका यूज़ आप इस बटन से कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे यही एड्रेस लाना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक कर दूँगा तो वो एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये एक काम है। तो ये अभी जो फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है नीचे, तो वो चीज़ ना मैंने ना स्टॉप जो की थी ना वो यहाँ पे बनाने के बाद की थी, तो इसीलिए प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। बट हाँ, आपने जो लिखा है वो चीज़ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वो जो रिकॉर्डिंग है वो सिलेक्शन जो है आपको माउस से नहीं करना है, वो आप ना अपने ये कीबोर्ड से करना है। जैसे कि आप इनका सिलेक्शन ऐसे किया था ना तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इसीलिए ना जब आप माइक्रो का यूज़ करो ना तो कर्सर यहाँ रखोगे, स्टार्टिंग में आप कर्सर यहाँ रखते हो, पर सिलेक्शन की जब बात आती है ना तो आप माउस से ऐसे सेलेक्ट मत करो। अगर माउस से सेलेक्ट करोगे तो देखो फॉर्मेट प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो आप ना कर्सर यहाँ रखो, उसके बाद कीबोर्ड में शिफ्ट बटन का यूज़ करके यहाँ पे सेलेक्ट करो ऐसे करके, तो फिर वो माइक्रो ना इस चीज़ को रिकॉर्डिंग कर लेता है। अगर आपने ये कर्सर से आपने सेलेक्ट किया ऐसे करके
तो वो फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल में आपने देखा, मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया था इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मैंने इसको भी ऐसे सेलेक्ट किया था इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि माइक्रो का जो रिकॉर्डिंग का काम है वो कैसे करता है, ठीक है ना, कैसे होता है रिकॉर्डिंग। अब इसमें एक पॉज वाला बटन भी है और एक इसमें आपको मिल जाता है कीबोर्ड वाला बटन। तो मैं यहाँ पे दोनों का यूज़ करके बताता हूँ कि पॉज और कीबोर्ड क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। देखिए मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ अगेन रिकॉर्ड मैक्रो, और मैं फिर फर्दर यहाँ पे आ जाऊँगा कीबोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर। अभी मैक्रो का नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक एस डी, ठीक है, एस टी मैक्रो, ठीक है, एस डी मैक्रो मैंने दे दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ कीबोर्ड वाले आइकन पे क्लिक कर दिया ताकि मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर सकूँ, कोई भी काम को रिकॉर्ड कर सकूँ। इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया पॉपअप विंडो आया और इसमें बोल रहा है कि शॉर्टकट जो आप बनाना चाहते हैं मैक्रो का यहाँ पे आप टाइप करिए। जैसे कि मैंने ऑल्ट के साथ 4 बटन दबा दिया, तो Alt+4 वाला बटन जो होगा वो आपका ये मैक्रो के लिए काम करेगा। तो मैं इसको सेट करने के लिए यहाँ असाइन बटन पे क्लिक करूँगा। जब आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये डिसाइड हो चुका है कि मैक्रो काम करेगा इसी शॉर्टकट के अंदर। तो मैं इतना करने के बाद क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कि बिना माउस का यूज़ करके जो भी फॉर्मेट करूँगा वो रिकॉर्ड होगा। तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, तो मैंने यहाँ से कीबोर्ड से ही काम करना है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो मैंने यहाँ से कीबोर्ड से टाइप कर दिया, ये इसमें लिख दिया MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल, MS आउटलुक, ओके डन। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कराना चाहता हूँ इसको, ठीक है जी। तो मैं इसका सिलेक्शन यहाँ से कीबोर्ड से लूँगा ऐसे करके, ठीक है, शिफ्ट बटन का यूज़ करके जो एरो बटन है उसका हेल्प लेकर मैंने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद आप माउस का हेल्प लेकर आप यहाँ पे होम टैब में जाइए। हालांकि मैंने पेज पे माउस का यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पे टैब में माउस का यूज़ कर रहा हूँ और कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली ये अप्लाई हो जाने के बाद अब मैं यहाँ अपने कीबोर्ड से कर्सर को नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे एक लाइन देना चाहता हूँ। लाइन देने के लिए कर्सर यहाँ रखा, उसके बाद ये जो बॉर्डर है इसकी मदद से मैंने बॉर्डर लाइन दे दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा काम है ना ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेव करने के लिए मैंने क्या किया है ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कर्सर डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे व्यू टैब के अंदर जाता हूँ और चूज़ कर लेता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नया काम करने के लिए, मतलब यही रिकॉर्ड को लाने के लिए मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और मैं कीबोर्ड में Alt+4 बटन को प्रेस करता हूँ। ये देखिए, तो Alt के साथ जैसे 4 बटन को प्रेस किया तो ये बैकग्राउंड कलर भी आया, लाइन भी आ चुका है। तो फाइनली आपको ये समझ में आया, जब आप रिकॉर्डिंग का जब आप काम करते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, तो माउस का यूज़ करके पेज पे काम नहीं करेंगे। पेज पे जो भी काम होगा वो कीबोर्ड से होगा, तो वो रिकॉर्डिंग होता है। और माउस का यूज़ करना है तो आप यहाँ से टूल्स में करिए, पेज पर नहीं, ओके। एंड इसी में एक ऑप्शन आपको मिल जाती है जो कि है पॉज रिकॉर्डिंग का। और पॉज रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको बता दूं कि व्यू मैक्रो का जो ऑप्शन है इसमें आपने जितना मैक्रो स्टोर की है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और जैसे मैंने कहा मैक्रो का काम जो होता है वो VBA से होता है, तो मैं चाहूँ इसका VBA देखना तो मैं किसी भी नाम पे क्लिक करके एडिट पे जब क्लिक करूँगा ना तो ये VBA का सॉफ्टवेयर इनेबल हो जाएगा। इसमें देखिए ये सारे कोड आपको मिल जाते हैं, जो कंप्यूटर ने रिकॉर्डिंग की है तो वो सारे कोडिंग को उन्होंने ऐसे लिख के रिकॉर्डिंग की है। ये मशीन जो है इसके अंदर जो ऑलरेडी लगी है, मशीन अपना काम यहाँ पे बाकायदा कोडिंग के साथ कर रही है, ठीक है। ये काम आप करना सीखते हैं, मैं VBA बताऊंगा तो वहाँ पे ये सब सिखाऊंगा, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें। तो ये था, ये है हमारा विजुअल बेसिक। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ पे इनेबल हुआ दिखता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ये मैक्रो अपना काम कर रही होती है, ठीक है।
एंड आगे अब आपको बता दूं, जैसे लाइक मैंने कहा कि पॉज रिकॉर्डिंग क्या करता है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को अनेबल करूँगा। देखिए, मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करता हूँ और मैं अब की बार बिना नाम देकर बटन का यूज़ करके अगेन एक माइक्रो बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से बटन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको असाइन कर दिया इस बटन पे, यानी कि माइक्रो कमांड बटन पे क्लिक करके यहाँ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो फाइनली वो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। एंड इसमें मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया है टुडे MS वर्ड क्लास, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, ठीक है, और मैंने लिख दिया 22 मई 2021, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मैं लिखूँगा वो ना रिकॉर्ड ना हो, मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ वो रिकॉर्ड ना हो। अभी तक तो ये सभी रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारा अभी तक ऑन है। आप देख सकते हैं माउस का जो एरो है उस पर भी आपको दिखा रहा है रिकॉर्डिंग वाला सिंबल। तो अगर आप चाहते हैं जो मैं लिखूँगा अब वो रिकॉर्ड ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ से माइक्रो में जाके ये जो ऑप्शन है पॉज रिकॉर्डिंग, इसको ऑन कर दो। अब देखो यहाँ रिज्यूम का ऑप्शन आ गया, तो अब मैं कुछ लिखूँगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अब देखो जो हमारा माउस है ना, वो माउस में वो एरो बटन नहीं आ रहा, ना ही उसमें आपको माइक्रो का कुछ सिंबल आ रहा है, दिख रहा है ना? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? तो इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं होगा अब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि ईमेल, ठीक है, मैंने दे दिया abc@yahoo.com। तो ये तो हमारा रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइक्रो क्या है, पॉज था, पॉज है, तो पॉज होने पर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। एंड अब हम चाहते हैं जो मैं लिखूँगा वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिज्यूम रिकॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं देखो, अब कर्सर जो हमारा माउस का जो एरो है उस पर ये आ गया रिकॉर्डिंग का सिंबल, माइक्रो का सिंबल, एंड इसमें हम लिख देते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट लिखा और मैं लिख दिया syhindi.com, ठीक है। अब एंटर किया तो फाइनली अब क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन रिकॉर्ड होगा और ये लाइन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे ये चेक करने के लिए माइक्रो में जाके स्टॉप करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। एंड फाइनली अब मैं यहाँ पे कर्सर रख कर अब मैं यहाँ पे इस बटन का हेल्प लेने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है इस माइक्रो में हमने रिकॉर्ड की थी इस बटन के अंदर, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन आ रहा है, ये लाइन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये लिखते समय क्या किया था, पॉज कर दिया था। तो फाइनली आपने सीखा जो माइक्रोज़ के ये तीनों बटन है किस तरह से काम करता है। एंड फर्दर आगे ऑप्शंस आपको मिल जाता है शेयर पॉइंट। तो शेयर पॉइंट में आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है जो आपको आपके हर एक डॉक्यूमेंट के लिए बनाया गया है। जैसे कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट मैं कहीं पर भी सेव करूँगा तो वो कोई भी ओपन करके रीड कर सकता है, पढ़ सकता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को पहले बनाकर सेव करता हूँ। देखिए, मैं इसके लिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ, फिर एक नया डॉक्यूमेंट लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसी डॉक्यूमेंट पे काम कर लेता हूँ। चलिए देखिए, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट अनेबल नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट अनेबल है। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा, सेव बटन पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं Ctrl+S बटन से भी कर सकता हूँ, आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हैं और मैं ब्राउज़ पे जाकर एक स्पेसिफिक पाथ पे जाकर सेव कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बनी हुई है, बट मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूँ, और कहाँ कर रहा हूँ, म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में। तो मैंने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं अपने कंप्यूटर में आऊँगा और यहाँ से अगेन उसी फोल्डर में जाऊँगा जो म्यूज़िक का है। म्यूज़िक में जाकर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोटेक्शन वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन बटन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट को आसानी से हमने ओपन कर लिया और रीड भी कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो,
हम चाहते हैं प्रोटेक्ट हो जाए, इस डॉक्यूमेंट को कोई भी ओपन ना कर सके बिना पासवर्ड के। तो ऐसे में हम व्यू टैब के इस प्रॉपर्टीज़ का हेल्प ले सकते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट फाइल वाले ऑप्शन की मदद से एनेबल कर सकते हैं। तो फाइल में जाके अगर हम यहाँ से व्यू इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ का ही ऑप्शन है। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑप्शन से, या फिर फाइल में जाके इन्फो से कर सकते हैं। तो मैंने इसी का हेल्प लेके काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग स्पेसिफिक टास्क को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ये है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए आपको यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करने पर देखता हूँ हमारे सामने आता है एक नया पॉपअप। इसमें बोलता है पासवर्ड टाइप करिए, जैसे कि मैंने दे दिया पासवर्ड 123 और मैंने ओके बटन पे क्लिक किया और 123। अब मैंने अगेन ओके बटन पे क्लिक किया। अब ये पासवर्ड यहाँ अप्लाई तो हो गया है, पर अभी तक इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि दोबारा से सेव नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से समझना। जब भी किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करो तो पासवर्ड देने के बाद आप सेव बटन पे ज़रूर क्लिक करो। जब तक आप सेव बटन पे क्लिक करोगे नहीं, तब तक आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट नहीं होगा, उसमें ये जो प्रोटेक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब सेव बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ओके, तो ये इनेबल हो जाएगा। तो फाइनली हमने MS वर्ड के व्यू टैब के सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो बेशक पूछ सकते हो।